तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव रेट को लेकर के नहीं किया गया है। रेपो रेट को अनचेंज छोड़ दिया गया और ये फैसला 5:1 से, यानी 5 सदस्य इसके पक्ष में थे, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से किसी रेट में कोई चेंज नहीं है। दूसरा जो रुख है, जिसको स्टैंस कहते हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो भी 5/1 से था। 5 लोगों का था कि रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, विड्रॉल पॉलिसी जारी रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन से लड़ाई जारी है। जीडीपी का एस्टिमेट 7% FY25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर्स के रखा गया है कि 7% की जीडीपी रहेगी और इन्फ्लेशन पिछले साल के 5.4 से घटा करके 4.5% कर दिया गया है, कंसीडरिंग कि मानसून नॉर्मल रहेगा। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि इन्फ्लेशन 4.5% की जो प्रोजेक्शंस आप करके जा रहे हैं साल भर के लिए, तो रेट कट की बड़ी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ जब इन्फ्लेशन से लड़ाई जारी रहेगी, मॉनसून कंडीशनल है और ग्लोबल सिचुएशन उतनी कंड्यूसिव अभी नहीं लग रही, बहुत फ्रेजाइल है, वैसे में नियर टर्म में तुरंत रेट कट की संभावना कम लगती है। ऐसी उनकी बातचीत से, उनके इस स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए, इस पर समझने के लिए हमारे साथ जो मेहमान परिचय करा दूं आपका, हमारे साथ डीके जोशी सर हैं, सुनील सुब्रमण्यम और संजय सिन्हा सर हैं। जोशी सर, हम आवाज़ एमपीसी का भी यही रुख था कि कोई रेट चेंज नहीं होगा, कोई स्टैंस चेंज नहीं होगा, इन्फ्लेशन से लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा है इन्होंने FY25 के लिए 4.5%, अभी तो बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड होने हैं। देखिए, वो एक कंडीशनल टारगेट है क्योंकि हमारी फोरकास्ट भी 4.5% है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मानसून नॉर्मल रहेगा और ऑयल 80 को क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशंस वायलेट होती हैं तो ऑब्वियसली महंगाई की दर पे असर पड़ेगा। कहने की उनका एक बेस केस उनका 4.5 है और उसके ऊपर और रिस्क इवनली बैलेंस्ड कह रहे हैं। तो अगर जो अजम्पशन उन्होंने ली है वो वायलेट होती है, तभी इन्फ्लेशन आगे, इससे आगे जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोथ मोमेंटम इकोनॉमी का मेंटेन्ड है, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो ये कुछ हद तक जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं उनका असर है और कुछ हद तक ये जो ग्लोबल कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस अभी तक सॉफ्ट बने हुए हैं उनका असर है। तो एक तरह से ये है कि बहुत ही अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है जिसमें ग्रोथ मजबूत है और महंगाई की दर नीचे आने की उम्मीद है। ओके, लक्ष्मी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल जून मई के बाद ही कुछ सोचना चाहिए, मानसून वगैरह कैसा प्ले आउट होता है, अदर और थोड़ा सा जुलाई तक जब पूरा प्ले आउट हो जाएगा तब जाके कोई चेंज के बारे में सोचेंगे, लेकिन इस बीच लिक्विडिटी की समस्या है, तो उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को? बिल्कुल उम्मीद थी एक्चुअली एक सेक्शन ऑफ मार्केट्स में कि शायद ही कोई लिक्विडिटी की कोई एक्सप्लिसिट मेजर देखने को मिले। लैंग्वेज स्टांस चेंज की तो कोई उम्मीद नहीं थी, तो वहां पे हल्की सी मायूसी है। हालांकि आरबीआई ने बताया है कि वो सतर्क रहेंगे और जब लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी बाजार में तब वो डेफिनेटली प्रोवाइड करने आएंगे, जैसे उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में किया हुआ है। तो बट क्योंकि इतना सारा पॉजिटिव बिल्डअप जो हुआ था पॉलिसी के तहत, वो जो हल्की सी मायूसी है शायद वो नियर टर्म में आपको बॉन्ड डील्स में दिख सकती है। लेकिन मीडियम टू स्लाइटली थोड़ा लंबी अवधि का अगर हम व्यू लेते हैं तो आई थिंक पॉलिसी इतनी खराब नहीं है, क्योंकि इनके जो सारे टारगेट्स है वो लगातार ग्रोथ के अनुमान हो या जो महंगाई के आंकड़े हो, वो प्रिडोमिनेंटली इन लाइन ही हो रहे हैं, चाहे वो इस साल के अगर आप आंकड़े देखें या फिर फ्यूचर प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें। तो नियर टर्म थोड़ी मायूसी हो सकती है बॉन्ड डील्स में, लेकिन मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है। लेकिन बाजार शायद थोड़ा इसको नीजक रिएक्शन दे रहा है। निफ्टी इस समय रेड में आ चुका है 40 पॉइंट और सेंसेक्स भी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी सिर्फ 95 पॉइंट ग्रीन बचा, लेकिन मिड कैप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी भी आप पॉलिसी दें वो अपनी रफ्तार से बने हुए हैं। सुनील जी, पसंद आई पॉलिसी आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो चीज़ है इसमें। मैं कहूँगा कि फर्स्ट जो आंकड़े ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताए, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ग्राउंड लेवल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, वो बहुत पॉजिटिव उन्होंने बताया क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डेटा है। तो आरबीआई का जो ये डेटा का सामने रखना मार्केट के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है क्योंकि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। सेकंड मेरी बात है कि मार्केट अब आरबीआई का रेट कट का मेरे को कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। अगर पूरे साल का 4.5% का आउटलुक है, जब मॉनसून नॉर्मल हो और ऑयल 80 पे हो तो समझिए कि रेट कट नहीं होगा।
क्यों कैसे होगा? क्या अगर अच्छी मॉनसून भी आए और ऑयल भी 80 पे रहे फिर भी 4.5 तो 4 के नीचे नहीं आएगा। मगर मार्केट उतना नेगेटिवली नहीं ले रही है इसको, क्योंकि उन्होंने आरबीआई के पॉलिसी को शायद ऑब्जॉर्व कर लिया है। मगर इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड इंडेक्स की इंक्लूजन एक जेपी मॉर्गन का ऑलरेडी हो चुका है और दूसरे और दो भी सामने आएंगे, तो शायद इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में नीचे आ सकते हैं। तो आरबीआई भले ही रेट कट करे या ना करे, तो मेरे ख्याल में मार्केट ने ये ऑब्जर्व कर दिया कि आरबीआई से अभी उम्मीद ना रखे उतना एक जबरदस्त रेट कट का। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उसको ऑब्जर्व कर दिया तो आउटलुक इकोनॉमी की बहुत बेहतर है और अच्छी है, तो स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी चीज है। यही मानता हूं कि आरबीआई ने कोई नेगेटिव वार्निंग सिग्नल्स नहीं दिए हैं इकोनॉमी के बारे में, वो एक अच्छी खबर है। जी, रेट कट कब होगा या कोई संभावना बन रही क्या? हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जून के बाद सोचना चाहिए। डीके जोशी सर, आपसे। हाँ जी, तो हमारा भी अभी फिलहाल यही मानना है कि जून के बाद रेट कट होंगे, और हम ये भी मान रहे हैं कि जो यूएस फेड है उस समय तक वो भी रेट कट करना शुरू कर देगा। और पर बहुत ज्यादा रेट कट नहीं होंगे, 50 बेसिस पॉइंट के करीब 24-25 में उम्मीद करनी चाहिए रेट कट की। वो एक तरह से बहुत ही ग्रेजुअल, और उसका असर जो है वो 24-25 में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट लैग्ड होता है, 8-9 महीने के बाद वो इकोनॉमी पे उसका असर आता है। तो अगले साल के लिए ये मान के चलें कि जो अभी जो रेट्स हैं उन्हीं का असर आपको देखने को मिलेगा अगले साल भी। संजय सिन्हा सर, अगर 7% की ग्रोथ बनी हुई है और 4.5 तक इन्फ्लेशन भी आया था, तो रेट क्यों काटें? रेट काटने का तो जो सुनील सर कह रहे हैं ना कि रेट नहीं कट होगा, लेंडिंग रेट नीचे हो सकता है, अपने आप हो जाएगा वो रेट काटना इसलिए आरबीआई के लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस साल की फाइनेंशियल ईयर की एवरेज इन्फ्लेशन की दर देखें तो वो 5.5 है, और अगले साल अगर वो यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट नीचे है तो इन्फ्लेशन और जो पॉलिसी रेट है उसके बीच का जो स्पेस है वो करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट का हो जाएगा, जो कि अनसस्टेनेबल रहेगा। इसलिए रेट कट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जैसा कि बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी होने की संभावना सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में है। और जैसा कि गवर्नर भी कह रहे हैं कि उनका जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो बहुत हद तक मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तो ये आप देखें तो टाइम वाइज ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मार्केट का एक्सपेक्टेशन और आरबीआई गवर्नर का व्यक्तित्व, कि वो मॉनसून देख के ही उनका इन्फ्लेशन के प्रति ये रहेगा कि 4.5% की तरफ। दूसरी बात जो उनके खुद स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, और जैसा कि जोशी साहब भी कह रहे थे कि इकोनॉमी की गति अगर आप देखें तो इकोनॉमी ने काफी गति पकड़ी है, और पिछले 6 महीने में इन्फ्लेशन की दर उसके बावजूद नीचे आ रही है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि और भी नीचे आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ रेट पर उसका कुछ खास असर इन्फ्लेशन पर नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो बाकी फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे फूड इन्फ्लेशन हुआ, एक्सटर्नल शॉक्स जिस तरह से क्रूड की तरफ से आया, उसकी होने की संभावना कम है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पॉलिसी में सारा जो बाजार का फोकस है वो लिक्विडिटी की तरफ था, जहां पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनका स्टांस जो है वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की तरफ ही है। इसके कारण, और उनका ये इसलिए है क्योंकि वो देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट ट्रांसमिट पूरी तरह से नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आरबीआई ये उम्मीद कर रहा है कि जब पूरी तरह से पॉलिसी रेट ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसका और भी असर पड़ेगा इन्फ्लेशन को नीचे आने में, एंड देयरफॉर एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाएगा जहां पर कि पॉलिसी रेट काटने की संभावना सेकेंड हाफ में बढ़ेगी, और बाजार तो इससे और भी उत्साहित होने की संभावना है हमारे ख्याल से। ओके, चतुर मोता जी हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल के। आशीष जी, पॉलिसी सुन के आपको अच्छा लगा होगा, कोई राय आपकी मार्केट पे बदली या सेम रहेगी जैसे पहले से आप बुलिश थे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनुज। तो सॉरी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से तेजी बरकरार रहेगी, और तेजी में जो बड़ा पार्टिसिपेशन है वो पीएसयू से आएगा, नीरज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आप देख रहे हैं पूरी रैली का पार्टिसिपेशन, वो जनरली हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है उन्होंने बहुत ही एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस
लार्ज कैप पीयर्स को, प्राइवेट पीयर्स को किया है। और आज भी आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने रिजल्ट के बाद एक जबरदस्त नया ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ दूसरे भी जो पीएसयू बैंक है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसका कारण सिंपल है कि जो आज की पॉलिसी है उसमें एक क्लियर इंडिकेशन आ चुका है कि जीडीपी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। और जैसे आपने कहा कि ये जो पॉलिसी का रेट कट नहीं हुआ है, इसको मार्केट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ट्रेड ऑफ है कि आपकी ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छी रहेगी। अब जहां तक के वैल्यूएशन का सवाल है, तो आप देखेंगे बैंक्स इन जनरल, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, वहां पर पे भी आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये बैंक्स खड़े हैं। पर क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ कई प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स में नहीं आ रही है, तो शायद मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा। पर वहीं पीएसयू बैंक्स को एक जबरदस्त री रेटिंग वहां पर पे देखने को नजर आ रही है, क्योंकि वहां ऑलमोस्ट 17-18% का लोन ग्रोथ हो रहा है। वहां पर पे निम्स काफी अच्छी आ रही है, 3.5% के ऊपर के आसपास की निम हमें देखने को मिल रही है। और एनपीए नंबर्स बहुत ही कंट्रोल नजर आ रहे हैं। तो मार्केट इनके अंदर में री रेटिंग कर रहा है और 1.6 1.7 टाइम प्राइस टू बुक पर ले जाने की कोशिश मुझे लगता है ज्यादातर बैंक्स को मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा तो यही मानना है कि ये तेजी बरकरार रहेगी, पर आउट परफॉर्मेंस जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से बरकरार रहेगी। आशीष जी, देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 713, 5.25% ऊपर। आप सही कह रहे हैं, पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त मोमेंटम है। उन्होंने कुछ जबरदस्त चीज पढ़ ली है, मुझे लग रहा है। आप एसबीआई खरीदेंगे क्या? तो हम तो कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। और आपको पता है कि पीएसयू बैंक भी सीटीएफ पे हमारी राय करीब 25 रुपए से कंटिन्यूसली बन रही है। और अभी भी कल भी मैंने एक शो में आपके कहा, जहां मुझे लगता है कि ये बैंक्स कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को। और इसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका है पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ लीजिए, जहां पर पे आपको एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक पर तो एक्सपोजर मिलता ही है। साथ ही साथ जो छोटे मजले बैंक है, जिनको जनरली पोर्टफोलियो मैनेजर अवॉइड करेगा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट, उनका भी एक रीजनेबल एक्सपोजर इस पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ के थ्रू प्ले करने का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक के अलावा मुझे कुछ लेना होगा तो पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ, जो इस पूरे सेक्टर को प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका मुझे नजर आता है। अच्छा, मेरे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पॉलिसी पे सर फर्स्ट रिएक्शन आपका, और आपको कुछ आशा निराशा हुई कि लिक्विडिटी को लेकर के कुछ खास बोला नहीं उन्होंने, रेट कट के बारे में भी कोई संकेत नहीं दिया, रुझान भी जो है, रुख भी है, वो भी नहीं बदला। क्या रिएक्शन आपका सर? नमस्कार। पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो स्क्रीन पे हमारी ही बैंक का रेट आ रहा था जी, एंड वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये आज सर, आज तो सुपरस्टार है वो, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही दिख रही है जी। हाँ, तो अच्छा ये लग रहा है कि अब मार्केट ने ये पहचाना है कि बैंक में इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ क्या है। बहुत दिन तक हम लोगों को ये शिकायत रहती थी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। तो अच्छा लग रहा है देख करके कि मार्केट रिकॉग्नाइज कर रहा है, दो इट डज नॉट इम्पैक्ट कि हम कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो सवाल है कि पॉलिसी में क्या रिएक्शन है, तो पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोई रेट कट होगा या किसी भी तरह का कोई चेंज होगा स्टांस में, और वही हुआ है। और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली बोला भी है कि जब तक इन्फ्लेशन स्टेबल नहीं हो जाता है 4% के आसपास, जो कि उनका टारगेट है, तब और फ्लक्चुएट करता रहेगा, तब तक वो अपनी पॉलिसी को कमोबेशी चालू रखेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी अनसर्टेन है, और चूंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा होती है, बजटेड जितने स्पेंड्स होते हैं वो ज़्यादा होती है। तो ये भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के जो बैलेंसेस जैसे जैसे स्पेंडिंग होगी तो वो मार्केट में आएंगे और लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने लिक्विडिटी में भी कोई चेंज करने की बात नहीं कही और कहा कि हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। तिवारी जी, क्या डिपॉजिट रेट थोड़े से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? डिपॉजिट रेट्स तो देखिए, इसका फंक्शन है कि लोन ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है और सभी सेगमेंट में हो रही है, कॉर्पोरेट्स में भी हो रही है। तो अगर लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा होगा और साथ में ये मार्केट अच्छा चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में भी इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से डिपॉजिटर्स को अल्टरनेटिव मिला हुआ है। और इसलिए अगर बैंक्स को डिपॉजिट रेज करना है लोन ग्रोथ को फंड करने के लिए, तो अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट का, और वही हो रहा है। तो इसलिए वो बढ़ भी सकता है, मतलब ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि जिस तरह के अभी हम लोगों ने देखा है पूरे रिजल्ट सीजन में, बैंकों की तरफ से एक कॉमन ये चीज़ देखने को मिली कि थोड़ा डिपॉजिट जुटाने में समस्या आ रही है। क्योंकि आपने सही कहा, अलग अलग एवेन्यूज़ है ना, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न बन रहे लोगों के, तो पैसा उधर डाइवर्ट हो रहा है। तो नियर टर्म में हमको लगता है कि थोड़ा बढ़ेगा, या आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे? आप करें ना, लास्ट क्वार्टर में बहुत स्पेंडिंग होती है, थोड़ी सी और लिक्विडिटी सिस्टम में आ सकती है।
डिपॉजिट रेट तो डायनेमिक है। देखिए, जिस बैंक को जरूरत है और उसमें शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो या तो बोरो करे टेम्परली, लेकिन अगर लोन ग्रोथ हो रही है और ये लोन ग्रोथ लॉन्ग टर्म होती है तो उस केस में ओवरऑल व्यू लेकर के बैंक रेट बढ़ा सकता है, और बढ़ाते भी जा रहे हैं। डिफरेंट बैंक अलग अलग टाइम पे बढ़ाते हैं, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सब बैंक एक साथ बढ़ाएंगे, अलग अलग बढ़ाएंगे। मगर अगर एक बैंक एक सेगमेंट में एक पर्टिकुलर टेनर में बढ़ाता है तो अगर दूसरे बैंक को लगता है कि इसमें हमें कंपटीशन है तो वो भी साथ में बढ़ाता है। तो इसलिए जरूरत है क्या सर? ये तो डायनेमिक है। इसमें मतलब ये नहीं कि कोई बैंक वेट करेगा लिक्विडिटी इंप्रूव हो। लिक्विडिटी इंप्रूव होगी तो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि लोन ग्रोथ और कैसी हो रही है। अश्विनी सर, एसबीआई को जरूरत है क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की? नहीं, हमें अभी तो जरूरत नहीं है, हम बढ़ाते आए हैं पहले भी, अभी हमें जरूरत नहीं है। और हम क्या करते हैं, सेगमेंट वाइज देखते हैं कि किस टेनर में हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे एसेट लायबिलिटी के हिसाब से, और अगर जरूरत है तो बढ़ाते हैं। तो हमारी एल्को डिसाइड करती है, तो इमीडिएटली ऐसा कुछ विचार नहीं है, बट एल्को डिसाइड करेगी इस बात पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन अश्विनी सर कि इस साल जो कैलेंडर ईयर 24 की बात मैं करूंगा, आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में रेट कट की एक संभावना बननी चाहिए, जरूरत होगी? देखिए, इस पे बड़े कयास लगाए जा चुके हैं, हम लोग इस पे कभी प्रेडिक्शन नहीं करते, लेकिन आज के जो गवर्नर साहब का बड़ा इम्फेटिक स्टेटमेंट था कि जब तक इन्फ्लेशन एक ड्यूरेबल सेंस में 4% के आसपास नहीं आ जाता है, और फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत वोलेटाइल अभी भी चल रहा है, तो तब तक हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो एक तरह से उन्होंने इस पे मतलब ये कहा है कि ज़्यादा स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा पूरी तरह से तो हम इसको रेट को देखेंगे। और अभी वेस्टर्न मार्केट्स की जो बैंक्स हैं वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो वहाँ भी अब कोई कट नहीं कर रहा है इमीडिएटली। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि Q3 में होगा या कब होगा। Q4 मतलब लोग अभी तक Q3 की बात कर रहे थे, Q2 की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि और थोड़ा पीछे चले जाने की जरूरत है। ओके, तो ये एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, डायनेमिक है सिचुएशन। लेकिन हाँ, ये बात सही कही अश्विनी जी ने कि इन्फ्लेशन की जो लड़ाई है ना वो इतनी ज़बरदस्त चलेगी अभी कि जब तक वो 4% के आसपास आके सस्टेन नहीं कर जाता तब तक शायद उनको मुश्किल होगी यहाँ पे देखने के लिए। सुनील सर, फाइनली म्यूचुअल फंड का क्या रुख रहेगा मार्केट में इस समय? बाइंग रहेगी? अश्विनी सर, मैं आपके पास आता हूँ अभी तुरंत। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ग्रोथ बेस्ड अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं मीडियम टर्म ग्रोथ के ऊपर, और आरबीआई की जो आज स्टेटमेंट आई है और डिटेल्स आए हैं वो रीइंफोर्स करती है हमारी इकोनॉमी की मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को। तो कोई डाउट नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स खरीदारी जारी रखेंगे और मीडियम टर्म आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ये पॉलिसी के कारण कोई बदलाव या ये चेंज नहीं हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमारी स्ट्रांग पॉजिटिव रहेगी इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, फाइनली हम ब्रेक लें। एक सवाल और अश्विनी सर, एक कंज्यूमर से रिलेटेड है कि जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेते हैं बैंक, इसको रेट का पार्ट बनाया जाएगा, क्या इसका सेंस है, क्या मतलब होगा इसका सर? इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा पूरा एग्जैक्ट समझने के लिए, लेकिन मेरा सेंस ये है कि अभी तक हम रेट अलग दिखाते थे और सारी फीस भी अलग अलग दिखाते थे, क्योंकि ये फीस जो है वो साल में एक बार ही चार्ज होती है लोन लेते समय। तो अब मुझे लग रहा है, जैसा मुझे समझ रहा हूँ, बाकी मुझे देखना पड़ेगा कि राइटिंग में क्या है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि एक गवर्नर साहब का कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन की फीस या प्रोसेसिंग की फीस या किसी भी तरह की जो फीस है उसको रेट के साथ अगर हम जोड़ करके एक आइडिया दें ताकि वो कंपेयर कर सके बोरोवर कि दूसरे बैंक के कंपैरिजन में हमारा रेट ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है। तो मुझे लगता है ये वो है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट में एग्जैक्टली समझने के लिए। अश्विनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत शेयर करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मार्केट ने इसको धीरे धीरे एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकारी बैंकों में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक लीड कर रहा है, 700 से ऊपर उसका प्राइस निकल गया है और लगातार ये रैली जारी है। स्क्रीन पे आपके सामने दिखा है कि रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, स्टांस में कोई चेंज नहीं किया गया है, रादर प्रोजेक्शन जो इन्फ्लेशन के किए गए हैं वो घटा दिए गए हैं। 4.5% किया गया है पिछली बार से, लगभग 1% कम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। पॉलिसी मार्केट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।